हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें एक रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे निकालनी है तो वो कितनी आने वाली है। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये हमारे स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझना। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करे हुए हैं। तो फटाफट उन्हें रिवाइज करके हम लोग आज का मेन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज रिकॉल करनी है वो ये कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से उसकी सराउंडिंग में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये किस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जैसे अगर कोई भी पॉइंट चार्ज हमारे पास रखा हुआ है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जिस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो वो अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। अब अगर हमें कोई भी एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और उसकी सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है। तो सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है, इससे मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल क्यू। लेट्स से ये रखा हुआ है ए पॉइंट पर और ए पॉइंट से थोड़ी दूर एक नया पॉइंट है बी। तो हमें जैसे फिगर में यहां पर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको कुछ लाइंस बाहर की तरफ जाते हुए दिख रही हैं बड़ी अजीबोगरीब लग रही होंगी। इनका मतलब क्या है? एक्चुअल में इन लाइन की हेल्प से हम ये पिक्टोरियली शो करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, जैसे पास में देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यहां पर डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। डेंसिटी कम है ये कैसे पता चला? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहां पास पास है। पर ये तो हमें ये बस फिगर इतना बता पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर स्ट्रांग है कहां पर वीक है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें निकालनी है कि एग्जैक्टली कितना है तो वो क्या आएगा, उसे हम लोग बड़े सिंपल फॉर्मूले से निकालते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा हुआ है बहुत डिटेल में। तो अगर ये चीजें आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो यहां आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये सारे टॉपिक देख सकते हो। फटाफट बात करते हैं, अगर इस क्यू चार्ज का बी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है तो क्या आएगा। तो पहले हम देखते हैं क्यू चार्ज से बी पॉइंट कितना दूर है। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये आर डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा यहां पर एट बी पॉइंट वो आ जाएगा के, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस के में उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो चार्ज क्यू है तो हम क्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इस चार्ज का हमारे जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उससे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू चार्ज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है। अब ये तो दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए मैं एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो बड़ा सिंपल सा आइडिया रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मुझे वेक्टर चाहिए तो आपको पता है कि ये तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मुझे बतानी है तो डायरेक्शन हो जाएगी मेरे बच्चे आर कैप। आर कैप क्या है? दरअसल में आर अगर हम मान ले पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर आप पोजीशन देखो तो उस पोजीशन को शो करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर माना जाता है। तो आर को अगर मैं पोजीशन वेक्टर मान लूं तो इस पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे लिए हो जाएगा दरअसल में आर कैप। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप। तो आर कैप इवेंचुअली होता है आर वेक्टर और आर के मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाता है आर कैप के टर्म में। आप चाहो तो इस आर कैप की जगह ये आर वेक्टर अपॉन आर भी रख सकते हो, तो भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करा जा सकता है। अब ये हम लोगों ने ये देखा है कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालते हैं। हालांकि वेक्टर फॉर्म जितना हमारे लिए यूजफुल है उतना ही ये मैग्नीट्यूड भी हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि अगर जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए तो आप इलेक्ट्रिक एक्चुअल में चार्ज का नेचर देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। आपको जरूरी नहीं कि वेक्टर फॉर्म में बताना ही बताना है। कैसे? जैसे मान लो अगर चार्ज पॉजिटिव है
जैसे इस फिगर में दिख रहा है आपको। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे जाती है। तो अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है तो बी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे जाएगी। ये बात याद रखना मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर मान लो आप किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा उस पॉइंट से अवे होगी, उस पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए अवे जाएगी। बट यही अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रहेगा और चार्ज की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप हर बार वेक्टर में बताओ, वेक्टर कई बार हमें दिया होता है इसलिए सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है उसकी। तो हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है, रिकॉल कर चुके हैं हम। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत जल्दी में ये बात कवर करी थी कि अगर मान लो हमें डिस्क्रीट चार्जेस दिए हुए, तो पहले तो ये एक बात समझो, ये वर्ड आपके लिए बड़ा नया है डिस्क्रीट। अब कई लोग तो सुन के बड़ा अजीब अजीब सोच रहे होंगे कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका मीनिंग पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, तो कई बार वो चीज आप बड़े आराम से समझ जाओगे। डिस्क्रीट का मतलब है एक तरह से इंडिविजुअल चार्जेस हैं और ये सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। तो डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब बहुत सारे छोटे आपके पास पॉइंट चार्जेस है जो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ Q1 रखा है या Q2 रखा है या Q3 रखा है या Qn, मतलब ऐसे करके बहुत सारे चार्ज होंगे। ये हमारा NH चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस की वजह से मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इन सारे पॉइंट चार्जेस का जो कलेक्शन है उन्हें हम बोलेंगे ये डिस्क्रीट चार्जेस है। अब इनकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक्चुअल में इमेजिन करो अगर सिर्फ एक सिंगल चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी होती तो मैं प्रीवियस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता। पर अब यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? तो आइडिया बहुत ज्यादा सिंपल होता है। दरअसल में यहां पर हमारे लिए काम करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा है। और अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से पता है तो आपको यह पता होगा कि Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, Q3 की डिस्टर्ब नहीं करेगी, Qn की डिस्टर्ब नहीं करेगी। कहने का मतलब यह होता है कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस रखे हुए हैं तो इन बहुत सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करती है। ये इस पर्टिकुलर Q1 की वजह से P पॉइंट पर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आएगी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तब आती अगर Q1 अकेले होता। जैसे यहां पर Q1 अकेले था, Q अकेले था, Q अकेले की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो यहां पर अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस भी आ गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर उतनी ही आएगी Q1 की वजह से जितनी तब आती अगर Q1 अकेले होता। सारे चार्जेस के साथ भी उतनी ही आएगी और अकेले भी उतनी आएगी। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। मान लो ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं P पॉइंट पे रफली ड्रॉ करना चाहूं आपके लिए, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रेड कलर चूज कर लूं पेन का, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी। ये हो गया हमारा E1। ऐसे ही Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ये हो गया E2। ऐसे Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं जाएगी, ये हो गया E3। En की वजह से इसके ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, ये हो जाएगा En। तो इसका मतलब है इन सारे डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से ऐसे हमारे पास P पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएंगे और हमारा काम क्या है? हमें फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर बस हमें समझना तुरंत चाहिए कि बस हमें वेक्टर का आइडिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे वेक्टर काम कर रहे हैं और अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बस हमें इन सबका वेक्टर सम करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल में हम लोग ये करेंगे कि P पॉइंट पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो निकाल लेंगे, वो आ जाएगी K Q1 अपॉन, मान लो डिस्टेंस R1 है तो R1 स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। हम R1 कैप ले लेते हैं। ऐसे ही आप Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकाल लोगे एंड सिमिलरली आप En भी निकाल लोगे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है इन पॉइंट चार्जेस की वजह से उन सबको आप इवेलुएट कर लोगे। ये n है हमारा, डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, Rn वेक्टर कैप। तो ये सारे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का बस वेक्टर सम आ जाने वाली है।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर मेरे को निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, बल्कि जो E Q1 आने वाला है, E ड्यू टू Q2 आने वाला है, E ड्यू टू Q3 आने वाला है, और ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस हैं, मान लो n तक जा रहा है तो आप n तक ले जाओगे, Qn तक। तो इन सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम ही हमें एक गिवन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। पर एक बात याद रखना, ये प्रिंसिपल सिर्फ कब काम करेगा, ये प्रिंसिपल सिर्फ तब काम करता है अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस है। डिस्क्रीट का मतलब जब भी आपको बहुत सारे पॉइंट चार्जेस छोटे छोटे एक जगह पर दिखाई दें तो आप इन्हें डिस्क्रीट मान सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो अगर इस मोबाइल की पूरी सरफेस में मैं चार्ज दे देता, यानी यहां भी चार्ज होता, यहां भी पूरी सरफेस चार्ज होती, सब जगह चार्ज ही चार्ज होता, तो इन्हें डिस्क्रीट नहीं माना जाता, फिर इन्हें माना जाता कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट बोलने का मतलब यह होता है कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा इस चार्ज के ठीक बगल में चार्ज होगा, इसके बगल में भी चार्ज होगा, इसके बगल में भी चार्ज होगा, मतलब कोई ऐसा रीजन ही नहीं होगा जहां पे चार्ज ना हो। तो ऐसे चार्ज को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज। और भाई वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर बहुत बड़े आपके डर से उसे न्यूमेरिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, और वो डर है कैलकुलस। कैलकुलस की हेल्प से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और यस, अपने सिलेबस में है, वो चीज करनी पड़ती है। एनसीईआरटी की बैक साइड में डायरेक्ट क्वेश्चन से दिए गए हैं, वो हम करेंगे। लेकिन एक बात बताता हूं, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान रखो तो वो भी चीज बड़े आराम से हो जाएगी। क्योंकि याद रखना, डर बस आपके मन में, क्योंकि डर के आगे जीत है भाई, ठीक है, वो आप पक्का बना ले जाओगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब ये जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें इस पे आइडिया समझ में आ जाए। पर इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको धीरे धीरे अपने मेन कॉन्सेप्ट पर हम लोग चले जाएंगे, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से धीरे धीरे वो अपने आप डेवलप हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम, 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की हमें दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बाय ईदर चार्ज एट द साइट ऑफ अदर। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें सिचुएशन कुछ ऐसे दे रहा है। अगर मैं सोल्यूशन आपके सामने लिखना चाहूं तो सोल्यूशन में आइडिया हमारे पास कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, कि हमारे पास जैसे मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इस चार्ज को हम क्यूए नाम दे देते हैं। इससे 1 सेंटीमीटर दूर एक बी पॉइंट है जिस पर मान लो क्यूबी चार्ज रखा है, और क्यूबी चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज की साइट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बी पॉइंट पर जो क्यूबी चार्ज रखा है, इसकी वजह से ए पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। अब कई बच्चे यहां पर जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2 डिस्क्रीट चार्जेस यहां पर रखे हैं। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप गलत सोच रहे हो। यहां पर बिना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर बी पोजीशन पर रखे चार्ज की वजह से हमें ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमारे दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि यार ए पे भी एक चार्ज रखा है तो ये चार्ज भी इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये चार्ज भी इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दोनों का वेक्टर निकालो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालो, उसका सम करो, तब आंसर आएगा। नहीं मेरे बच्चे, दरअसल में एक पर्टिकुलर चार्ज जिस जगह पे रखा होता है उस जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड रहती है, हम उसे डिफाइन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन बड़ा सिंपल है, इसे आपको मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूं। जैसे मान लो अगर एक पर्टिकुलर चार्ज क्यू यहां पर रखा है ए पॉइंट पर, और मैं आपसे कह दूं यार इस ए पॉइंट पर ही क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आर क्या लेना होगा, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब चार्ज उसी पॉइंट पर रखा है, यानी आर बेसिकली में एक तरह से 0 हो जाएगा, और आर अगर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें यह बात समझना जरूरी होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां चार्ज रखा है उस चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब है यहां पर अगर हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो सिर्फ बी की वजह से आएगी, और बी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो सिर्फ ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से आएगी। तो अगर सिर्फ एक ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है
तो हमें कोई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में बैठाना जरूरी होता है। ये जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से रिटेन करोगे, आप रियलाइज करोगे उतनी आसानी से आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेंशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिटेंशन मतलब दिमाग में जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके बैठे रहेगा, उन्हीं अपने इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओगे। अब अगर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ये हमें किस चार्ज की वजह से निकालनी पड़ेगी? ड्यू टू 1 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है अपने लिए, ठीक है। अगर मैं यहां सॉल्व करना चाहूं तो ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसे E1 नाम दे दूं तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा K। Q हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1 × 10⁻⁷ अपॉन R। R कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान रखना, ये दरअसल में SI यूनिट में नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। तो अपॉन में R² करेंगे तो E1 की वैल्यू आएगी, K की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब अगर हम लोग बात करें Q कितना है, तो Q अपने पास है 1.0 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R²। R कितना है? 10⁻²। तो हमें 10⁻² का स्क्वायर करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर हम करें तो E1 बड़े आराम से निकल आएगा। 10⁻9 में 10⁻⁷ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 9 में 7 आपने ऐड करा तो आपके पास बचा सिर्फ 2। डिवाइड में 10⁻² का स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 9 × 10⁶ यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो हमें एटलीस्ट एक्चुअल में ए पॉइंट पर बी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए वो मिल गई। आप चाहे इसे E1 बोलो चाहे इसे E बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही हमें दूसरे के लिए करना है। तो अगर मैं यहां पर निकालूं अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 2.0 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? अगर मैं फटाफट देखूं, लेट्स से इसे E2 नाम दे देते, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। चार्ज हमें कितना चाहिए? 2.0 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R अभी भी कितना है? 10⁻² का स्क्वायर। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। और एक बात बताता हूं आपको ये पूरा सॉल्व दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग अपना रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो वैल्यू है इसमें ये नंबर एग्जैक्टली इन नंबर के बराबर आ रहा है। इस वैल्यू और इस वैल्यू में बस एक फर्क है, ये वैल्यू इस वैल्यू का डबल है। ये है 1 × 10⁻⁷, ये है 2 × 10⁻⁷। तो एक बात समझो, इसका मतलब है इस नंबर को सॉल्व करके अगर ये आंसर आया है तो इस पूरे नंबर में यहां पर जहां वैल्यू बस डबल आई है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने के बजाय फट से देख सकते हो कि यहां पर आंसर क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। तो हमारे पास आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? अगर यहां 9 × 10⁻⁶ आया था तो यहां 18 × 10⁻⁶ आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब अगर आप इसे साइंटिफिक सिस्टम में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 1.8 × 10⁻। अब 8 के पहले आप एक डेसिमल लगा रहे हो तो यहां पर आपको 10 के ऊपर जो पावर होती है वो 1 ऐड करनी पड़ती है, तो आपने वो ऐड कर दिया तो ये आ गया 1.8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। तो ये एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के स्पॉट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल कर आएगी। इस क्वेश्चन को कराने का मेन पर्पस था, पहले तो आपको एक बात समझ में आया कि एक पॉइंट चार्ज जहां पर रखा है उसी स्पॉट पर उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं करते, वो अनडिफाइंड होती है। और कब आपको सुपरपोजिशन सही से इस्तेमाल करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब नहीं करना है, इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हमारा कितना कमांड है इसको भी देख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के को चेक करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहां पर बोल रहा है कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं, +q +q -q। दे आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ABCD ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे +q +q -q चार्ज आपने रखा है, और रिस्पेक्टिवली का मतलब है A पर +q रखा होगा, B पर +q रखा होगा, C पर -q और D पर -q। आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली,
यानी जिस ऑर्डर में चार्जेस लिखे और जिस ऑर्डर में ये कॉर्नर्स लिखे हैं उन्हीं कॉर्नर्स पे वो चार्जेस रखने हैं। स्क्वायर की साइड ये दे रखी है, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला था ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा जिनके हमारे स्कूल एग्जाम में पूछे जाने की या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारे स्कूल एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आ रहा है और कोई लॉन्ग आंसर अगर बनना है इस पर्टिकुलर क्या नाम है इस पर्टिकुलर चैप्टर से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर वीडियो पर दोबारा से आकर जरा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि बता दीजिएगा हाँ भाई ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो तो फटाफट सिचुएशन को समझते हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये मान लो हमने एक स्क्वायर ले लिया, अब इस स्क्वायर के कॉर्नर्स हमने ले लिए ए बी सी डी, स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है ए, और इस कॉर्नर पर ए पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, वो हमने रख दिया, बी पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, वो हमने रख दिया, सी और डी पर माइनस क्यू चार्जेस रखे हैं, वो भी हम रखे दे रहे हैं। अब हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर मतलब यहां कहीं आएगा। सेंटर एक्चुअल में स्क्वायर का, इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको नाम देते थे ओ। तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यार अब आपको समझ में आ रहा होगा यार यहां तो पक्का दरअसल में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे डिस्क्रीट चार्जेस हैं, अलग अलग जगह पर पॉइंट चार्जेस रखे हैं और उनकी वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा दरअसल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके लिए जरूरी है कि हम पहले ए पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, जिसे मैं नाम दे रहा हूं ई ए। तो ई ए का फॉर्मूला क्या आएगा? के, चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू, वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए और ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब यार ये डिस्टेंस कितनी है, ये समस्या का विषय है। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालने तो देखो ये हमारे स्क्वायर के डायगोनल का आधा है। अब जिन बच्चों की ज्योमेट्री अच्छी थी क्लास 9 10th में और 11 में उन्होंने ध्यान से पढ़ा है तो उन्हें पता होगा अगर एक स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल ए रूट 2 आता है पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये भी ए होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहां पर आप लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये साइड आ जाएगी ए रूट 2। लेकिन अब जल्दबाजी में कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो ए रूट 2 ही वैल्यू रख देते हैं। यहां पर आप नोटिस करो ए रूट 2 तो पूरे इस डायगोनल की लेंथ है, हमें तो सिर्फ इसका आधा चाहिए, यानी यहां पर ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आएगा। अब ये वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, ए क्यू, ए रूट 2 का स्क्वायर करा तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा मल्टीप्लाई में, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 से 4 कैंसिल, 2 गया, ये 2 सबसे नीचे डिवाइड में, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो ए पॉइंट पर रखा है। अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हमें डायरेक्शन भी चाहिए, और प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वेक्टर आर वेक्टर वगैरह से बताने की जरूरत नहीं है, आप बस किससे बता दो कि प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर उससे अवे जाती है, उसी लाइन को ज्वाइन करते हो अवे जाएगी, तो क्यू से ओ की तरफ जाओ और इसी लाइन को ज्वाइन करते हो अवे ले जाओ, तो ये मेरे बच्चे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज जो ए पॉइंट पर रखा है। ऐसे बी पॉइंट पर अगर हम निकालें तो बी पॉइंट पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे ही जाएगी, तो ये भी ईबी हो गया। अब ईबी अगर मेरे को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, यार अब समझदार हो भाई, थोड़ी सी सिमेट्री का आइडिया आपको है, ए और बी दोनों पॉइंट पर चार्ज सेम रखा है और ओ पॉइंट की डिस्टेंस बी से उतनी है जितनी ए से थी। ठीक है, तो इसका मतलब है ईबी अगर मैं निकालने बैठा तो यही पूरा काम करना पड़ेगा और कैलकुलेशन यही आएगी। तो यार क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं, ठीक है, तो हम सीधे से फटाफट ऐसे लिख दे रहे। ठीक, सिमिलरली अगर मैं ईसी निकालू मेरे बच्चे, इसे ले लेते इक्वेशन नंबर 1, इसे लेते इक्वेशन नंबर 2। ईसी, ईसी याद रखना भले से चार्ज नेगेटिव है पर क्योंकि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इस बात से कोई सरोकार ही नहीं रखूंगा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए मुझे इस चार्ज का बस मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके नेचर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में नेचर से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी की तरफ होती है, तो सी पर रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी की तरफ आएगी।
तो डायरेक्शन तो हमें नेचर से मिल ही गई ना, हमें बस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ईसी अगर मैं निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? अब देखो चार्ज यहां पर भी क्यू मैग्नीट्यूड का ही रखा है, बस निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमने उसकी डायरेक्शन तो बना दी उसकी तरफ, मैग्नीट्यूड जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो उतना ही आएगा, 2kq अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली मेरे बच्चे आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी चार्ज, मतलब डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो भी यही आ जाएगा, 2kq अपॉन ए स्क्वायर। बस एक चीज निकाल लो कि डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। अब डी पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होगी, तो ईडी आ गया। बट हमें तो ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यार अब हमारे पास 4 वेक्टर हैं, 2 ग्रीन वेक्टर 2 ब्लू वेक्टर, इसका नेट निकालना है। तो कैसे निकालें? समझदार बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने वेक्टर ढंग से पढ़ा है कि यार ये ईए और ईसी एक ही डायरेक्शन में है तो इनका एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर ईबी और ईडी एक ही डायरेक्शन में तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इन दो को एक साथ सॉल्व करो, इन दो को एक साथ सॉल्व करो, तो अब 2 वेक्टर बन जाएंगे। और ये दोनों वेक्टर क्योंकि हमारे स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग हैं, तो स्क्वायर के डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाद में जो 2 वेक्टर बचेंगे वो 90 डिग्री पर है, उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एक्चुअल में निकालते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है ए और ईसी का सम। अब क्योंकि ए और ईसी एक ही डायरेक्शन में है तो हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली ए और ईसी के मैग्नीट्यूड को सम करके निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो ये आ जाएगा 4kq अपॉन ए स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4kq अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली ईबी भी अगर निकाले, मतलब सिमिलरली अगर मैं E2 वेक्टर निकालूं जो कि ईबी प्लस ईडी का सम आएगा, वो भी मेरे प्यारे बच्चों के आ जाएगा, वो भी उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये ईबी वेक्टर और ये ईडी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टिंग वेक्टर निकालने के लिए बस उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन उसकी भी वही रहेगी रिजल्टिंग वेक्टर की। ठीक है, तो E2 क्या आ जाएगा 4kq अपॉन ए स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारा 4 इक्वेशन थी ना, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर। अब जरा सिनेरियो को अगर हम समझे ध्यान से, तो हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर है, अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है ए पर, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है बी पर, यहां पर सी पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर डी पर माइनस क्यू चार्ज है, बीच में ओ है। अब हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इस डायरेक्शन में E1 और एक इस डायरेक्शन में E2। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें किसी ने बताया नहीं है, ये हमें ज्योमेट्री से पता है, क्योंकि ज्योमेट्री ये बोलती है कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर दरअसल में इंटरसेक्ट करते हैं। मैं इसे E1 ढंग से लिख देता हूं वरना कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे 90 डिग्री है। ठीक है, कुछ मेरी जनता हो सकता है हैंडराइटिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रही हो, एक्चुअल में जल्दबाजी में लिखने में ऐसा आ रहा है। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग ना छोटे में बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, और कई लोग अब बोलेंगे अभी भी खराब ही है, लेकिन बहुत इससे भी खराब हुआ करती थी, मतलब बहुत ही खराब हुआ करती थी। अब मेहनत करते 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 थोड़ी इंप्रोवाइज करिए, वरना एक जमाने में तो मैं ही अपनी हैंडराइटिंग शायद दोबारा नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, तो अब ये आ गए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गए जो दरअसल में 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इनका रिजल्टेंट अगर मेरे को निकालना है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 वेक्टर अगर कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास यहां आंसर आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब देखो ये बात आपको रिकॉल कराने के लिए थी तो मैं पिक्चर से हटा देता हूं, वरना इतनी सारी चीजें नोट्स में आ जाएंगी हमारे पास, हम खुद पैनिक होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, अबे क्या लिखा था क्या नहीं था। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली निकालनी है तो उसके लिए वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू है 4kq अपॉन ए स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, a स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो a की पावर 4 आ गया, से 16 k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन a की पावर 4, अंडर रूट में a की पावर 4 पूरा एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस 16 ये आएगा 2 इंटू 16, मैं लिख ले रहा हूं इसको, वैसे आएगा 32 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 16, हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। फायदा क्या, 16 का अंडर रूट 4, k स्क्वायर का अंडर रूट k, q स्क्वायर का अंडर रूट q, a की पावर 4 का अंडर रूट a स्क्वायर, लेकिन भाई 2 हमारा अकेला रह गया, इसका अंडर रूट 2 ही आएगा क्योंकि 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
दिस इज आर। अब इस तरह के मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर सुपरपोजिशन, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअल में बताऊं टीचर्स का फेवरेट है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो तो काफी ज्यादा सिंपल है हमारे लिए निकालना। तो टीचर को अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछना है 3 मार्क्स में या लॉन्ग आंसर में, तो जाहिर सी बात उनके पास सीधे एक ऑप्शन बचता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फायदा ये होता है कि वो इस पर्टिकुलर एक टॉपिक से ये भी चेक कर लेते हैं कि भैया क्लास तुम्हें वेक्टर वगैरह आता है या नहीं। अब कई बच्चे ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि या ये सोच सकते हैं कि यार वेक्टर तो यार क्लास 11 का टॉपिक था, अभी हमारे टीचर्स को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि भाई वो टीचर्स कई साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है आगे जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स पढ़ते चले जाओगे उन चैप्टर्स में वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज आएगा। भाई एक बात रियलाइज करो, हम लोगों ने यार क्लास फर्स्ट और सेकंड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा था, लेकिन उसका यूज हम आज तक करते आ रहे हैं। तो जब तक अब आप साइंस पढ़ते रहोगे, जब तक आप फिजिक्स के टच में रहोगे, तब तक आपको हियर एंड देयर वेक्टर पॉपअप होते रहेंगे आपके सामने। अब एक टीचर के जानने, एक टीचर जो क्लास 12 में आप एकदम नए क्लास 12 में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उसको ये जानना है कि भाई तुम्हें वेक्टर आता है या नहीं, या वो आपको सिखाना चाहते हैं कि भाई वेक्टर के साथ तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे अगर हम लोग क्या नाम है मैगजीन की तरफ जाएंगे, वहां पर भी वेक्टर का बहुत यूज आएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से पता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर फेक फेक कर देते रहेंगे। तो आपने इसके ऊपर कमांड बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, बट फिर भी अगर वेक्टर पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमें डिस्कस करना था। और मेन टॉपिक हमारा ये है कि एक्चुअल में अगर एक पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो कैसे निकलेगी। तो इसको भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से ही सॉल्व करा जाता है। मैंने बीच में पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, अब कैसे करते हैं, तो इसे एक एक करते हुए सबसे आसान लेवल से थोड़े से बड़े लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर लेकर हम लोग जाएंगे। तो सबसे सिंपल पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल। तो पहले हम ट्राइंगल के लिए काम करते हैं। हम ट्राइंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब एक रेगुलर ट्राइंगल कैसा होगा, तो रेगुलर ट्राइंगल एक्चुअल में होगा मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो और उसके सारे इंटरनल एंगल भी बराबर हो। तो हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हम लोगों ने सारे आइडेंटिकल चार्जेस रख दिए। ठीक है, हमने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर सारे आइडेंटिकल चार्ज रख दिए, मतलब अगर सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड और नेचर सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस क्यू है, ये +2 कूलम है, तो ये भी +2 कूलम होगा, ये भी +2 कूलम होगा। अगर ये -1 कूलम है तो ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने सेम ले ली। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री आने वाला है। अब इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। करते हैं बड़े आराम से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही सॉल्व होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से ओ पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन को ज्वाइन करते हुए सीधे नीचे जाएगी, तो ये हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सिमिलरली ओ पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को सी चार्ज की वजह से, तो सी चार्ज को ज्वाइन करते हुए इस तरफ जाएगा ईसी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। तो ओ पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमें दिखाई दे रही हैं। अब आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर दिखाने के लिए मैं बीच में जो मैंने लाइनें ड्रॉ करी इनको हटा देता हूं, ताकि आपको बेटर पिक्चर दिखाई दे कि किस तरह से ये तीनों चार्जेस ओ पॉइंट पर अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। अब छोटी छोटी बातें हम नोटिस करेंगे, बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं। दरअसल में ओ पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस अगर हम लोग मान ले आर है, तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का दरअसल में जो हमारा सेंटर होगा वो सारे वर्टिसेस से बराबर डिस्टेंस पर ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ए पॉइंट से ओ पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, तो बी से भी आर डिस्टेंस दूर होगा, सी से भी ये आर डिस्टेंस ही दूर होगा। अब ये बात अगर मैं क्लियर हो गई, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ निकालो ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, EOA लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए हम करना क्या चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट ओ पॉइंट ड्यू टू ए, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, K, चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, जो डिस्टेंस है वो है R, R स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन आपको पता है नीचे की तरफ है,
ऐसे अगर मैं ई ओ बी निकालूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ई ओ सी निकालूं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सी, ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, वो भी क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आपको समझ में आना चाहिए ये तीनों हमने आर ही क्यों लिए, ये अलग अलग R1 R2 R3 क्यों नहीं है, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमें एक बात पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर उसके सारे वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर ही होता है, इसलिए तीनों डिस्टेंसेस आर आई हैं। अब अगर ये तीनों डिस्टेंसेस हमें आर पता चल गई तो अगर मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर है अगर मैं इन्हें आपके लिए अलग से इस जगह पे ड्रॉ करूं ताकि हमें पिक्चर अच्छे से समझ में आए, तो हमें ये समझ में आ रही है कि अगर ये हमारा ओ पॉइंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली नीचे लग रही है, इधर हमारे पास दरअसल में लग रही है ईसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर अपने पास लग रही है मेरे बच्चे ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन तीनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, हमें अब ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें इनके बीच में एंगल भी निकालने होंगे। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। दरअसल में अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, अब जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर होता है, अब ये बात आपको ज्योमेट्री से पता होनी चाहिए। देखो फिजिक्स पे एक्चुअल में कमांड अगर आपको करनी है तो फिजिक्स पे कमांड करने के लिए आपकी दो पर्टिकुलर मैथ के, एक्चुअली मैथ के 3 पोर्शन, उन पे बड़ा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। पहला ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। अगर इन 3 चीजों पर कमांड बहुत अच्छा है तो फिजिक्स बड़ी अच्छे से पकड़ में आती है, ठीक है। और जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं पकड़ में आ रही है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे उनसे, जैसे कई बच्चों को फॉर्मूला तो पकड़ में आ रहा होगा लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा आगे क्या करना है, तो ये उन्हीं बच्चों को नहीं आ रहा होगा जिन्हें दरअसल में ज्योमेट्री का आइडिया सही से नहीं है, ठीक है। तो फटाफट समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हमारा सेंटर होता है, जब आप इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो तो ये हमारे वर्टेक्स के एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो पूरा एंगल 60 था तो बचा हुआ 30 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 120 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और अगर ये 120 है तो ऐसे ये भी ऊपर के आ जाएगा, अपने पास 120 आ जाएगा। तो ये सारे एंगल जो आने वाले हैं ये 120 120 120 के हिसाब से आने वाले। अब हमें सारे एंगल मिल गए, तो अब मुझे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं कैसे करूंगा, आइडिया बड़ा सिंपल है। मैं ईबी और ईसी, मुझे ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो ईबी और ईसी का रिजल्टेंट निकालूंगा। अब ईबी और ईसी का रिजल्टेंट यहां कहीं बीच से जाएगा, ईबी और ईसी का रिजल्टेंट यहां कहीं बीच से जाएगा, ठीक। तो मैं इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करता हूं, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं फटाफट निकालूं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ना वाइड स्क्रीन पे चल रहा हूं, वाइड स्क्रीन पर आपको बता दे रहा हूं। तो इस रिजल्टेंट का मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई बी ई सी, और जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है उसका कॉस, तो ये कॉस तो 120 हो जाएगा। तो आर देखो क्या आएगा मेरे बच्चे, ईबी की वैल्यू कितनी है, ईबी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई ओबी ई ओसी है, ओबी ओसी ले ले, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए यार ये ईबी ओबी ये कहां से आ गया, ये ओबी है, ओसी है और ओए है, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, इतना तो अंडरस्टैंडिंग रखो यार, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, इतना इंटेलेक्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ई ओबी स्क्वायर प्लस ई, अब ये हमने पास क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब ये याद होनी चाहिए तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लोगे। बाकी आया कैसे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। कॉस 120 को आप लिखते हो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इस तरह से आया। अब देखो अगर ये हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू अपने पास आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस के क्यू आर स्क्वायर टू द पावर 2। अब यहां पर हमारे पास माइनस बचा, अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आप इनका स्क्वायर कर दो, तो हमने इन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करा, तो अब एक कॉमन एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म एग्जैक्टली सेम है, इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो ले देखिए हमारे पास अंडर रूट में बचा सिर्फ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का भी परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। यानी ईओबी और ईओसी का जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड दरअसल में यही आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके ठीक बीच से जाता है। तो अगर इनका रिजल्टेंट ठीक इसके बीच से जाएगा, अगर इनका रिजल्टेंट ठीक इसके बीच से जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट है ये ईओए के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ईओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है, नीचे एक ईओए वेक्टर लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ईओबी और ईओसी दोनों को हटाकर हमने आर वेक्टर ऊपर लगा दिया है, ईओबी और ईओसी दोनों को हटाकर आर वेक्टर ऊपर लगा दिया है। तो अगर हमने इन दोनों को हटाकर आर वेक्टर ऊपर लगाया तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी कहां आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों दरअसल में एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, या ऐसे दो वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनका जो नेट वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई नेट अगर इस कंडीशन में निकालें तो जीरो आने वाला है। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस पर अगर हम लोग आइडेंटिकल चार्ज रख दें तो ई नेट एट पॉइंट ओ कितना आने वाला है, कलर चेंज कर लेते हैं, ई नेट एट पॉइंट ओ जीरो आने वाला है। ये आया ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ऐसा ही हम स्क्वायर के लिए करके देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे। पहले ट्रायंगल करा, फिर स्क्वायर, पेंटागन। अगर इन सबके लिए सेम रिजल्ट आने लगा इसका मतलब हर पॉलीगन के लिए ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सबसे सिंपल पॉलीगन ट्रायंगल था, फिर हम लोगों ने स्क्वायर उठा लिया। अब स्क्वायर में भी हमने सेम चार्जेस आइडेंटिकल इसके कॉर्नर पर रख दिए। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बीच में पॉइंट ओ है। ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हम ऐसा मान ले रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का साइड ए है। ठीक, तो ओ पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मेरे बच्चे अभी हम वक्त नहीं जाया कर रहे और तुरंत एक आइडिया सोचते हैं। भाई अभी ऐसा एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हमने सारे चार्जेस रखे थे, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड सबके सेम थे, बस नेचर अलग था, है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम थे तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा था सबका सेम आ रहा था। ऐसे 2kq अपॉन ए स्क्वायर, 2kq अपॉन ए स्क्वायर, 2kq अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सबके सेम ही है ना, नेचर बस अलग है। दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। अपने केस में या तो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हमें आइडेंटिकल चार्जेस ही लेने हैं, तो या तो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। ये आइडिया तो मेरे बच्चे आप लोगों को पकड़ में आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैं ईओए निकालूं तो अभी भी कहानी वही है, आएगी के क्यू स्क्वायर, सॉरी 2kq स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ईओबी अगर निकालूं तो वो भी आएगा 2kq स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सॉरी स्क्वायर यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ नीचे आएगा। फिर ऐसे ही अगर मैं ईओसी निकालूं ये आ जाएगा 2kq अपॉन ए स्क्वायर, और ऐसे ही अगर मैं ईओडी निकालने को बोलूं तो इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा 2kq अपॉन ए स्क्वायर। कैसे? अरे भाई ये डायगोनल ए √2 हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा a √2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने बस वही फॉर्मूला लगा दिया, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये पिछले केस से डिफरेंट केस है, पिछले केस में दो चार्ज पॉजिटिव थे, दो नेगेटिव थे, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव नेचर होने की वजह से अलग आई थी, पर सारे या तो पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। आइडेंटिकल का मतलब हमें फ्रीडम है कि हम कितने भी चार्जेस ले सकते हैं, आप सारे पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप सारे नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई हेडेक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो आप केयरफुली बनाओ। जैसे मान लो सारे पॉजिटिव है तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर इधर आएगी, ये हो गई ईओए। अब इस पॉजिटिव बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे होती है, ये हो गई ईओबी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ईओसी, और इधर ईओडी। अब नोटिस करो क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ओडी और ओबी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ओए और ओसी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ओ सॉरी वो अभी भी क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है इन प्रीवियस केस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम सबको क्या दिख रहा है, EOA का मैग्नीट्यूड, EOB का मैग्नीट्यूड, EOC का मैग्नीट्यूड और EOD का मैग्नीट्यूड सब बराबर है मेरे भाई, ये सब बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, बट डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट। इन पेयर, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो EOA को EOC कैंसिल कर देगा, EOD को EOB कैंसिल कर देगा। अब हो सकता है मेरी कोई ऐसी जनता हो जो ये कहे कि सर आपने पॉजिटिव चार्ज लिए थे तो रिजल्ट आ गया, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में भी यही आएगा मेरे बच्चे, पक्का नेगेटिव में भी यही आएगा। 2 मिनट के अंदर नेगेटिव में भी देख लेते हैं। मान लो एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर चारों नेगेटिव चार्ज रखे थे। अब बाय डिफॉल्ट आपको ये तो पता है कि सेंटर पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम ही आएगा, हमें मतलब है बस डायरेक्शन से। तो इस नेगेटिव चार्ज, अगर ये ए पॉइंट है, अरे पेन का कलर चेंज हो जाए भाई, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होती है। तो अब मेरे भाई ई ए इधर हो जाएगा, तो ईसी इधर हो जाएगा, तो अभी भी तो ई ए सी बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसल आउट। सेम डी के लिए जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है, तो ये ईडी हो गया। बी के लिए भी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगी, ये ईबी हो गया। अभी भी ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो चाहे सारे चार्जेस आइडेंटिकल पॉजिटिव रखो, चाहे सारे नेगेटिव रखो, डायरेक्शन सारी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बस शर्ते मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो गए तो हो सकता है कोई वेक्टर बच जाए, ठीक है, इसलिए आइडेंटिकल वर्ड बोला गया। तब तक 2 एग्जांपल हमने समझा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उस पर अगर वर्टेक्स पे हमने आइडेंटिकल चार्जेस रखे तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। स्क्वायर के भी, स्क्वायर जो कि एक अपना रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके भी कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज रखे तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। तो बिना सोचे समझे आप मेरे को फटाफट ये बता दो कि अगर मुझे एक रेगुलर पॉलीगन पर उसके वर्टेक्स पे मैं सारे आइडेंटिकल चार्ज रखूं, जैसे यहां पर भी क्यू रख दिया, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, सब जगह अगर मैंने अगर आइडेंटिकल चार्ज प्लस क्यू रख दिया तो उसका सेंटर जो एस है, इस एस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो बिना दिक्कत के आप मेरे को क्या बता सकते हो, जीरो आएगी। और अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस डेटा का इस्तेमाल करना कि दरअसल में इन सारे पॉइंट्स के बीच में एंगल, इन डायगोनल्स के बीच में एंगल जो आने वाला है ये 72 डिग्री आने वाला है। एक्चुअल में डायगोनल नहीं है ये, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल एक्चुअल में कितना आने वाला है, 72 आने वाला है। और जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है इसकी साइड्स के बीच में एंगल 108 डिग्री होता है, और साइड और सेंटर को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल 54 डिग्री होता है। इसकी हेल्प से आप वेक्टर सम का हेल्प करके, वेक्टर सम की यूज करके ये आइडिया निकाल सकते हो कि ई नेट जीरो आएगा। लेकिन हम पैटर्न भी देखते हुए आ रहे हैं, ट्रायंगल भी जीरो आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल भी जीरो आ रहा है, मतलब स्क्वायर, लेकिन रेगुलर पॉलीगन होना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि जिसके सारे इंटरनल एंगल भी बराबर हो और सारी साइड्स की लेंथ भी बराबर हो। पेंटागन के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ रेगुलर पेंटागन के लिए होगा। मान लो कोई ऐसा पेंटागन है जिसमें ये 2 साइड बड़ी हैं और ये बहुत छोटी सी है, तो नहीं होगा। रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, साइड सारी बराबर होनी चाहिए और सारे इंटरनल एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसका ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है अपने को, कैसे मिलता है वो अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात तो समझ आ गई, सारे रेगुलर पॉलीगन्स, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेगुलर पेंटागन हो, चाहे रेगुलर हेक्सागन हो, अगर उसके सारे कॉर्नर्स पर आप आइडेंटिकल चार्ज रखोगे, आइडेंटिकल चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए और उसका नेचर यानी पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना सेम ही होना चाहिए, ठीक है। सारे अगर पॉजिटिव रखा है एक तो सारे पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव रखा है एक तो सारे नेगेटिव होंगे। तो ऐसा करने पर रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आती है। तो इसका मतलब है अगर मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉलीगन्स मैंने ले लिए, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सारे, अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर दरअसल में सारे आइडेंटिकल चार्ज रखे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर भी स्क्वायर के लिए भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर हेक्सागन है तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसे ही हेप्टागन के लिए भी, ऑक्टागन के लिए भी, नॉनागन के लिए भी, डेकागन के लिए भी।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा यहां तक मैं लेके क्यों जा रहा हूं। तो आप नोटिस करो जैसे जैसे साइड बढ़ती चली जा रही है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और जैसे जैसे 10 हुई, धीरे धीरे फिगर कैसा दिखने लगा है, सर्कल की तरह। यानी अगर हम इसी चीज को एक्सटेंड करते करते सर्किल पर ले जाएं और ये बोल दें कि मान लो एक सर्किल है जो कि एक सर्कुलर रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इसके सब जगह चार्ज है, यहां भी चार्ज है। भाई देखो, अब देखो एक्चुअल में जो पॉलीगन होते हैं उनके तो कॉर्नर्स होंगे, उनके तो वर्टेक्स होंगे, तो उनके वर्टेक्स पे चार्ज रख सकते हो, यानी यहां रख सकते हो, यहां यहां यहां। सर्किल के तो ये वर्टेक्स नहीं मिलेगा ना, तो सर्किल के लिए तो हर जगह हर एक पॉइंट अपने आप में वर्टेक्स की तरह काम करेगा, और हर एक पॉइंट वर्टेक्स की तरह काम करेगा तो हम ये बोलेंगे ये सर्कुलर रिंग हमने अगर यूनिफॉर्म चार्ज लिया। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको चार्ज अच्छे से दिखाई दे। इसका मतलब होगा इसके हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज, या जो भी आप ले रहे हो आइडेंटिकल लेना है तो अगर पॉजिटिव लिया है तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव लिया है तो सब जगह नेगेटिव चार्ज होगा। इतना ज्यादा चार्ज ड्रॉ करना पड़ रहा है, काश पहले ही ड्रॉ कर लिया होता, ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो अगर ये यूनिफॉर्मली रिंग चार्ज हो गई तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यार मुझे उम्मीद है मेरी जनता एक्स्ट्रापोलेट कर लेगी अब इंफॉर्मेशन को कि भाई ये जो सर्कुलर रिंग है ये ऐसे ही बहुत सारी साइड्स बढ़ाने 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 पर बना है, और ये रेगुलर फिगर है, मतलब हमारा सर्किल भी एक तरह का रेगुलर फिगर है। ठीक है, तो जिस तरह से रेगुलर पॉलीगन के हर कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 आ रही है, तो हमारे सर्किल, अगर हमने एक सर्कुलर रिंग ली है उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है तो भी उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। और ये सोचना बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां भी होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही आप किसी के भी क्रॉस में देख लोगे, हर चार्ज के डायगोनल में एक और चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जस्ट उल्टी रहेगी। अच्छा, क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट का जो चार्ज सरकमफ्रेंस पर है उससे डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आई, इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर आइडिया मेरे बच्चे बहुत ज्यादा यूजफुल है, ऐसे अच्छे से याद रखना। अब बस 2 मिनट में आपके और लूंगा और आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्वेश्चन के आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो इसीलिए आप फटाफट ध्यान से सुनना। और जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट तक नहीं सुना है, ठीक है, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने लास्ट तक वीडियो ना देखा हो तो उसको बता देना भाई, आखिरी आखिरी में क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा सा बना दिया मैंने, रेगुलर पेंटागन है, अगर मान लो हमारे पास रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन के 4 कॉर्नर हैं, मतलब 4 कॉर्नर पे चार्ज रखा है, 5वें पे नहीं रखा है। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूं, बी पर चार्ज रखा है क्यू, सी पर रखा है क्यू, डी पर रखा है क्यू और ई पर रखा है क्यू। तो मैंने कहा कि इन चारों की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब आप में से अगर किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा कि अच्छा इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगी, तो गलत कह रहे हो भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है एक रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज होना चाहिए, यहां पर ए पर नहीं है, तो अब ये नहीं कह सकते कि 0 हो जाएगी, कैसे निकालें? तो अब इसे अगर आपने ऐसे करने की कोशिश करी दरअसल में आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि एंगल्स ऐसे आले टेढ़े आएंगे ना कि उनके कंपोनेंट और वेक्टर सम करने में ना पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल अप्रोच लगाई बुद्धि वाली तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बुद्धि वाली क्या? तो सोचो कि अगर मान लो ए पॉइंट पर भी, अब देखो अभी ये जो चारों चार्जेस आएंगे, इन चारों चार्जेस की मान लो कोई ना कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, मान लो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, तो इमेजिन करो अगर ए पर भी एक क्यू चार्ज रखा होता तो इसकी वजह से ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती। तो ये क्यों 0 हो रही है? क्योंकि इन चारों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रही होगी, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कैंसल आउट कर रही होगी। गलती से मैंने क्यू ए लिख दिया, ई ए होना चाहिए। तो आप बस क्या लिख दोगे, हमें पता है कि इन रेगुलर पॉलीगन if identical charges are present at all corners, then
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मस्ट बी 0, ठीक है। लेकिन अब की बार सिर्फ 4 हैं, सिंस इन गिवन केस देयर आर ओनली 4 चार्जेस, ठीक है, यहां पर सिर्फ 4 चार्जेस है। तो इसका मतलब है इन चारों चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पांचवा बैलेंस कर रहा होगा या कैंसिल आउट कर रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 4 चार्जेस must be cancelled out by 5th चार्ज। यानी अगर 5th चार्ज होता तो इसे कैंसिल आउट कर देगा। तो अब जरा समझ रहे हैं इस बात को। तो इसका मतलब यह होगा कि हम इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बजाय सिर्फ क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। तो अगर ये चारों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इन चारों की पक्का ऊपर ही आएगी। यानी हमने जो डायरेक्शन पहले अज्यूम करी है वो सही है, अगर ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। ये बुद्धि चलना जरूरी है। चल गई, ठीक है। चलो तो फटाफट, अगर नहीं चलिए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा चेक करना, आराम से सुनना, सारी बातों को दिमाग में जाने देना, एकदम गजब तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये दरअसल में ए पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू और ए से ओ के बीच की डिस्टेंस। अब ए से ओ के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो आर है तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। खत्म, ज्यादा हेडेक लेना ही नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दरअसल में हम लोगों ने जो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये बात एक नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करी है। और मैं बता दूं ये अप्रोच आपको बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने में चुटकियों में हेल्प करेगी। और ऐसी कोई अप्रोच ना आप गॉस लॉ में भी देखोगे, जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, इन बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम मैंने आपको बता दिया है बहुत डिटेल में। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम मैंने आपको बताया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैलकुलस का यूज आएगा, टीचर्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है पूछे जाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे। तो क्योंकि आपसे नेक्स्ट क्लास मिस ना हो तो इसलिए जरूरी है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।